Good on all the guys and the girls of class 10th. We were reading about metal and non-metal, and the first topic, that was difference between metal and non-metal on the basis of physical properties, was taught out. Now this is the time to study about chemical properties. आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। आपको मैंने काफी कुछ बताया है मेटल नॉन मेटल के बारे में। एक छोटी सी बात जो बताया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ब्लॉक पर मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में दिखाया जाए तो ये पोल हैं, आप जानते हैं पोल, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये आपका साउथ पोल बनता है, साउथ पोल है। अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस। और मैथमेटिकली आप एक बात जानते हो कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल। डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल, कोड इन अ सर्कल। ठीक है। अब समझाने के लिए मैं अंग्रेजी का एक शब्द दे रहा हूं जहां से आप समझोगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल आर डायमेट्रिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, आर डायमेट्रिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, अपोजिट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के ठीक विरोध में खड़े हैं। जो बात मेटल के लिए हां होगी वही बात नॉन मेटल के लिए ना हो जाएगी। और इसी चीज को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने और समझने की कोशिश करें। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ रिएक्शन होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस ओनली रिएक्शंस, मींस ओनली रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो हम लोग दोनों बातों को समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि दोनों के बीच का जो अपोजिट रिलेशन है वो किस रूप में है। तो यहां हम लोग फर्स्ट देख सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। स्वभावतः मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हो, और आप पढ़ते ही हो, ठीक से पढ़ते हो, तो एक इलाका आता है अंग्रेजी में एटाइमोलॉजी। ये एटाइमोलॉजी के अंतर्गत अगर इस वर्ड को देखा जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कौन सा वर्ड है, दिस इज कंपाउंड वर्ड, ये कंपाउंड वर्ड है आपका। तो जाहिरन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव, ये वर्ड हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। तो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते पॉजिटिव बनना। तो मेटल्स मेक पॉजिटिव आयंस, with the help of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मेटल पॉजिटिव आयन कैसे बनाएगा? एटम एक न्यूट्रल स्पीसीज है, उसके अंदर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो यहां पर कहते हैं मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव टेंडेंसी to lose electron, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खोने की। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को खोता है तो पॉजिटिव आयन बनते हैं। जैसे सोडियम का मेटल अगर एक इलेक्ट्रॉन को खो दे
तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मैग्नीशियम एज पर वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन खोता है और Mg प्लस प्लस आयन बनाता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स किस प्रोसेस में जा रहे हैं, तो मेटल्स अंडरगो व्हाट, ऑक्सीडेशन। मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन। मेटल्स ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन कहा जाता है और मेटल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जाते हैं। तो यहां अब मेटल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जाते हैं तो किस प्रकार के ये रिजेंट है, तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये कैसे एजेंट है या एजेंट है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो रिडक्शन को फैसिलिटेट करे, और रिडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होना चाहिए और मेटल इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो मेटल के क्रम में दो बात आप समझ लीजिए, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ये इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बनाता है, और ये कैसे संभव है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाता है और इसलिए रिडक्शन के रास्ते को सुविधाजनक बनाता है और इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके बाद अब हम लोग इस नॉन मेटल के बारे में सोचते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेटल एंड नॉन मेटल अपोजिट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के। तो जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो जाहिरन नॉन मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। फिर उसी तरह से आप इन शब्द को तोड़िए तो तोड़ने पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ये नेगेटिव बनेगा। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से नेगेटिव कैसे बनेगा, तो आप जानते हो एटम क्या है, न्यूट्रल है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो न्यूट्रल है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी प्रोटॉन से और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बनेगा, नॉन मेटल्स receive gain electrons, ठीक है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हम दिखा रहे हैं जैसे क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl- बनता है। इसको हम लोग सामान्यतः क्लोरीन कहते हैं, याद रखिएगा, इन दोनों में फर्क है। ये कहलाता है क्लोराइड। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोराइड, तो क्लोरीन एक एटम है, क्लोराइड इसका आयन है, नेगेटिव आयन है, ये हमने पढ़ा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन वैलेंसी के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और यहां O- बनाएगा। यहां हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन, सिंपली ऑक्सीजन कहते हैं यहां, और यहां हम लोग इसको कहते हैं ऑक्साइड। ये आयन का अपना नाम है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वैलेंसी के हिसाब से और N- आयन बनाता है। यहां इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन, और आगे इस जगह पर इस आयन को हम लोग कहते हैं नाइट्राइट। ध्यान दीजिएगा। तो ये नॉन मेटल का बिहेवियर। अब नॉन मेटल किस प्रोसेस में जा रहा है, नॉन मेटल रिडक्शन के प्रोसेस में जा रहा है, क्योंकि रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या है, नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन, नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन। ये रिडक्शन में जाते हैं, अंडरगो रिडक्शन। तो ये फैसिलिटी किसकी तैयार कर रहा है, सुविधा किसका बना है, ये ऑक्सीडेशन की सुविधा बनाता है। सो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये इसकी केमिस्ट्री का
सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिडिल एंड नॉन मिडिल का रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमको समझना है। इसके बाद अब हम लोग इसी प्रोसेस में कुछ और पढ़ो, जैसे मेटल्स क्या बना रहे हैं। आपने देखा कि मेटल्स जो है केटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग देखें जो पीछे चर्चे में है उसी को देखते हैं। मेटल्स फॉर्म केटायंस, ये केटायंस बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो कोई भी मेटल पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, वो नेगेटिव आयन नहीं बना सकता। जैसे आप मेटल में हम लिखते हैं Fe++ आयन बन गया, Na+ बन गया, Ca++ बन गया। आप किसी को भी उठाओगे तो हमेशा पॉजिटिव आयन बनेगा। अब अगर हम लिखते हैं कि Na- यानी संभव है, इज इट पॉसिबल? तो यहां एक क्वेश्चन के रूप में लेते हैं इसको, इज इट पॉसिबल? क्या ये आयन बन सकता है कभी? Is it possible? This ion is not possible. This ion is not possible. यह आयन पॉसिबल नहीं है, यह आयन नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो ये आयंस के बारे में हमने बात किया। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए तो इसका क्या होगा? तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस जब इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो ये कहां जाएगा? दो पॉइंट होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड कहलाता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है? नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है। ये आपका कैथोड कहलाता है। तो ये पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन है तो कहां जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, क्योंकि कूलॉम ये कहता है कि डिसिमिलर चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए कैथोड की ओर जाएगा। तो ये मेटालिक आयंस मूव टू कैथोड, मेटालिक आयंस मूव टू कैथोड, ये कैथोड की ओर बढ़ते हैं। और कैथोड की ओर बढ़ के होगा क्या? जैसे Na+ आयन यहां पहुंचा है तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, रिसीव करके Na बन गया। इसी तरीके से अगर Ca++ आयन आप ला रहे हो तो दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और Ca बना देगा। तो यहां कौन सा प्रोसेस चलता है मेटल के साथ? तो मेटल के साथ कैथोडिक प्रोसेस क्या है? तो हमको याद रखना है कैथोडिक प्रोसेस जो होता है मेटल के साथ में, वो कैसा प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन का प्रोसेस। तो मेटल क्या होते हैं? मेटालिक आयंस गेट रिड्यूस्ड। तो मेटालिक आयन क्या होता है? मेटालिक आयंस गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे आप, ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटल आयन को देखते हैं कि नॉन मेटल्स का आयन कहां जाएगा। नॉन मेटल्स के जो आयन होते हैं वो हमेशा एनायन बनाता है, नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाएगा। तो इसको देखिएगा, नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म एनायन, always form anions. Anions means what? Anions means negative ions. ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं, इसलिए एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं F-, Cl-, Br-, O-, S-, इस तरह से आप आयन बना सकते हो। तो ये क्या बनाते हैं? एनायंस बनाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए तो ये कहां जाएगा? ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ये किसकी ओर बढ़ेगा? क्योंकि नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। इट विल मूव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा तो वैसे कंडीशन में ये, जैसे मान लिया आपको एक सवाल बना दिया है कि F+ यानी पॉसिबल है नहीं, इज इट पॉसिबल?
इज इट पॉसिबल? तो जहां तक आपने पढ़ाई पढ़ी है उस जगह पर ये पॉजिटिव हो सकता है कि नो, बिकॉज नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं, इसलिए आयन संभव नहीं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में ये पॉजिटिव टर्मिनल की हो जाएगा, अर्थात एनोड पर जाएगा। एनोड पर जाकर के इसकी डिस्चार्जिंग किस रूप में होगी? देखिए, तो नॉन मेटालिक आयंस आर डिस्चार्ज्ड at anode, that is positive terminal। पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये जाएगा, वहां जाके डिस्चार्ज करेगा। इसकी डिस्चार्जिंग का फॉर्म क्या होगा? 2Cl-। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Cl2 बनाएगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। इसी रूप में आप ऑक्सीजन को या तो O माइनस, तो ये क्या करेगा? 2 लगाइए तो यहां बन जाएगा O2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये निकले। तो इसका डिस्चार्जिंग जो है, नॉन मेटालिक आयंस का डिस्चार्जिंग क्या है? नॉन मेटालिक आयंस का डिस्चार्जिंग ऑक्सीडेशन है। तो द डिस्चार्जिंग ऑफ नॉन मेटालिक आयंस, is oxidation। ये ऑक्सीडेशन के रास्ते डिस्चार्ज करेगा। ये इसकी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब भी आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में ठीक से सेट करनी चाहिए। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में कहीं आपसे गलती नहीं होगी, तो इसको समझ लेते हैं। फिर इससे सवाल भी बनते हैं, जैसे मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हैं, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों हैं, तो इसका जवाब आप यहां से निकाल सकते हो। अब हम लोग आगे इसी रिएक्शन को अब रिएक्शंस देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स के। रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर। अब एयर के साथ इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है वो बना हुआ होता है। तो सोडियम क्या है? काफी रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण क्या होता है? ये खुले में जल जाता है। हम लिखेंगे सोडियम बीइंग ए मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव metal catches fire in open। जब खुला छोड़ते हैं तो इसमें आग लग जाती है। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन Na+O2 = Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो यहाँ Na2O2 बना है, तो 2 लगाते हैं, आप 4 कर देते हैं, 4Na प्लस यहाँ 2 बन जा रहा आपका। तो ये आग लग जाती है इसमें। इसलिए सोडियम आयन को कहां स्टोर करते हैं? सोडियम मेटल is stored in kerosene vial। ये केरोसिन वायल में इसको हम लोग स्टोर करते हैं। अब केरोसिन वायल में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि खुले में आग लग जाती है। अब यहां सवाल बनता है कि इसको पानी में क्यों स्टोर नहीं करते? Why don't we store sodium metal in water, metal अंडर वाटर इसका स्टोरेज क्यों नहीं होता? तो इसके रीजन को भी आपको जान लेना है कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इससे ये रिएक्शन कर जाता है पानी से भी। तो सोडियम vigorously reacts with water, sodium vigorously reacts with water, ये पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन जो होगा Na+H2O, या तो क्या बनेगा? NaOH+H2, ये बनेगा। तो ये आपका जो रिएक्शन है, H2 यहां हम लोग 2 लगाते हैं, इसके अलावा 2 लगाते हैं, यहां 2 लगाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ट्वाइस Na हो गया, O2 यहां बन गया,
H2 4 हो गया, यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसलिए हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग, हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग। तो हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन में आग लग जाती है, तो ये और भी खतरा। अब मेटल का केरोसिन ऑयल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल में आते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है सोडियम की तरह रिएक्टिव नहीं है, ये क्या है, फेयरली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। मैग्नीशियम इज फेयरली रिएक्टिव एलिमेंट, मैग्नीशियम इज fairly reactive element, fairly reactive element. Magnesium is fairly reactive element, so it develops a coat of magnesium oxide over its surface, अपने सरफेस पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोट डेवलप कर लेता है। अब यहां बोर्ड का जो इंटरेस्ट है, तो अपना सवाल बोर्ड इससे का बनाता है कि हाउ इज इट, क्वेश्चन देखिए बोर्ड का, हाउ इज इट दैट मैग्नीशियम, हाउ इज इट दैट मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड with sandpaper before burning, जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रब क्यों करते हैं, इसलिए कि उसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। The answer is written above. The answer is written above. आप आंसर यहां से ले सकते हैं। अब मैग्नीशियम को अगर जलाया जाए तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। अब ये क्वेश्चन को बनाते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो क्या होगा, a dazzling light will be produced, ये याद रखना, a dazzling light will be produced, along with the formation of magnesium oxide, ये बने रिएक्शन आप लिख सकते हो, Mg+O2 ट्वाइस में लगाइए, ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां 2 लगा रिएक्शन बैलेंस हो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां अब हमने इस चीज को देखा कि ये कैसे जलते हैं और इनसे क्या क्या सवाल बनता है। आगे हम लोग नॉन मेटल के रिएक्शन को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, विद एयर। हवा में जब रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे फ्यूल आप यूज करते हो, फ्यूल क्या होता है, हीट देता है जलने के बाद से, तो एक फ्यूल कार्बन भी है, फ्यूल मेनली कार्बन ही होता है। तो अगर कार्बन का रिएक्शन आप करते हो ऑक्सीजन से, रिच सप्लाई, काफी ज्यादा ऑक्सीजन रख के आप रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है, और यहां आपको हीट बाहर की ओर निकलेगा, ये चीज। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दिया जाए तब क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन insufficient supply,
अगर इनसफिशिएंट सप्लाई में आप क्या करते हो कि इसको जलाते हो, फ्यूल को जलाते हो, तो क्या बनाएगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनता है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस, इज हाईली टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस, ये काफी टॉक्सिक गैस है। और जब ये सांस में जाएगी तो क्या करेगी? ये बॉन्ड बनाएगी हेमोग्लोबिन के साथ। तो हेमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्ड बनाती है CO प्लस हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये जो बॉन्ड बनाएगी, यहां जो बॉन्ड बनता है कार्बोनिल हेमोग्लोबिन बॉन्ड, कार्बोनिल हेमोग्लोबिन बॉन्ड, हीमोग्लोबिन बॉन्ड, कार्बोनिल हेमोग्लोबिन बॉन्ड यहां बनता है। तो कार्बोनिल हेमोग्लोबिन बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये काफी मजबूत बॉन्ड होता है, ये टूटता नहीं है। तो नहीं टूटने की वजह से क्या होता है कि आदमी मर जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा ले लिया जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। यहां लिखते हैं तो हाई कंजम्पशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाई कंजम्पशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड results in death, इसमें आदमी मर जाता है, ऐसे भी उसका ब्लड बर्बाद हो जाएगा। तो यहां सीधे से जो अपना सवाल बनाती है उस सवाल को आप देखें। सीधे का अपना जो क्वेश्चन इसे बनता है उसको बोलते हैं कि why should kitchen be well ventilated, किचन वेल वेंटिलेटेड क्यों होना चाहिए, ये सवाल बनता है। तो रीजन हम जानते हैं कि क्यों होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फास्फोरस जो है वो काफी रिएक्टिव एलिमेंट है। यहां फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, फास्फोरस is highly reactive element, reactive element, फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए क्या करेगा? ये जल जाएगा, इट बर्न्स इन ओपन, ये हवा में जल जाता है। और अपने वैलेंसी के हिसाब से इसका जलना दो तरीके से होगा। जब फास्फोरस है प्लस ऑक्सीजन तो P2O3 ये बनाएगा किस कंडीशन में? लो प्रेजेंस। अगर ये कम मिल रहा है तो इसमें P2O3 बनाएगा। P प्लस O2 एक्सेस ऑक्सीजन अगर हो तो ये बनाता है P2O5, ये आपको फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है, और ये आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये जल जाता है। तो इसको बचाने का क्या रास्ता है? इसको बचाने का एक रास्ता है, इसे अंडर वाटर प्रिजर्व किया जाता है, याद रखिएगा। तो फास्फोरस, अब यहां जो बेसिक सवाल बनाती है मैं उसको बनाता हूं। व्हाई इज फास्फोरस सेव्ड अंडर वाटर? सेव्ड अंडर वाटर फास्फोरस को हम सेव क्यों करते हैं? तो सबसे पहला रीजन क्या है? इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पहला रीजन। अगर केवाल में हम रखते हैं, केरोसिन वाल में क्या होगा? इट विल डिसॉल्व इन केवाल, इट विल डिसॉल्व इन केरोसिन वाल, डिसॉल्व इन केरोसिन वाल, केवाल। और इसलिए हम लोग फास्फोरस को जो है प्रिजर्व करते हैं किसमें? पानी के भीतर, ठीक है। और एक रिएक्शन और था, थर्ड रिएक्शन आप देखें कि एल्युमिनियम एक फेयरली रिएक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम इज अ फेयरली रिएक्टिव एलिमेंट,
Aluminum is a fairly reactive element. Fairly reactive element. So it develops a coat of aluminum oxide, Al2O3, aluminum oxide, which serve as a protecting layer. जो प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में काम करती है। तो यहां इट स्टॉप्स, यहां समझिए Al2O3, it stops the further oxidation of aluminum. It stops the further oxidation of aluminum. Stops the further oxidation of aluminum. इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो Al plus O2 is equal to Al2O3. यहां डबल लगाइए, यहां 3 लगाइए और यहां 4 लगा दीजिए रिएक्शन। तो बोर्ड यहां जो सवाल बनाता है उसको आप देखिए। दो एल्युमिनियम reacts with air at cooking wares are made up of aluminum. Cooking wares are made up of aluminum. तो रीजन यहां आपको दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।